न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु निर्धारित लॉकडाउन में जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन को अनुमान्य किया गया है, जो 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी। सीमित छूट को वर्तमान में प्रभावी दिशा निर्देशों के अनुपालन के आधार पर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित कराया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि वैसे जिला जहां कोविड-19 से संक्रमण का कोई मामला नहीं आया हो, जहां कोई कंटेनमेंट नहीं हो, वहां 19 तारीख की मध्य रात्रि से कुछ सीमित छूट देने की बात केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कही गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि कल से मुख्यतः निम्न 6 विषयों पर 3 मई तक लगातार बंदी रहेगी। अंतर जिला या अंतर राज्य आवागमन, कोई भी व्यक्ति या समुदाय अंतर जिला या अंतर राज्य सफर नहीं कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी संबंधी पास के धारक अनिवार्य सेवाएं प्रदाता अथवा गाइडलाइंस में इंगित केंद्र या राज्य सरकार के संस्थान कर्मी इसके अपवाद रहेंगे। किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल अथवा निजी परिसर में कहीं भी 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ रुकने पर मनाही। शैक्षणिक संबंधी प्रतिष्ठान अथवा गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल सभी लॉकडाउन रहेंगे। मनोरंजन संबंधी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। फिल्म, थिएटर आदि जिनमें ज्यादा लोग जुड़ने की संभावना है, वह सभी प्रतिबंधित रहेंगे। गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध रहेगा। उदाहरण के लिए बुक शॉप, ज्वेलरी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप आदि। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में जितनी आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख है, उनको छोड़कर सभी को गैर जरूरी मानते हुए सभी प्रतिबंधित रहेंगी। बस एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, समस्त टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लागू रहेगा। 20 अप्रैल 2020 से कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा है कि प्रथम लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा जिन गतिविधियों को जारी रखने की स्वीकृति दी गई थी, इसके अतिरिक्त कुछ और को भी चालू करने की स्वीकृति रहेगी। निर्माण कार्य, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जैसे सड़क, चेक डैम, बिल्डिंग इत्यादि निर्माण कार्य यदि ग्रामीण इलाके में है तो उसे संपादित करने की पूर्ण अनुमति है। यदि निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र में है तो उसमें शर्त यह है कि कार्य करने वाले मजदूर वहीं के रहने वाले होने चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्र में ही कोई कार्य हो रहा है तो दूसरे प्रखंड से लोगों को ले जाने में स्पष्ट दिशा निर्देश रहेंगे। वाहन की कैपेसिटी के 40% से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित सभी उद्योग को शुरू करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करने और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिष्ठान में आकर कार्य करने से छूट दी जाए। ज्यादातर लोगों को घर से ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था हो। लंच ब्रेक डिस्टोर्टेड रहे। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, सभी को उद्योग विभाग की तरफ से अलग आदेश दिया जाएगा। मास्क या गमछा पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना भी जरूरी होगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर प्रतिबंध पूर्णतः हटा दिए जाएंगे। कृषि संबंधित सभी कार्य को करने की अनुमति दी गई है। कोई व्यक्ति धान अधिप्राप्ति केंद्र में अपना धान बेचने के लिए जा रहे हों, वैसे व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मत्स्य पालकों पर प्रतिबंध नहीं होगा। पेस्टिसाइड्स, खाद आदि खरीदने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। कृषि उपज को बेचने के लिए मंडी ले जाने अथवा सब्जी मार्केट ले जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। मालवाहक पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इसमें अधिकतम 2 चालक और 1 हेल्पर को जाने की अनुमति है, अर्थात एक ट्रक में अधिकतम 3 व्यक्ति जा सकते हैं। कुरियर सर्विसेज, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि से होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स सेवाओं की अनुमति है। लॉकडाउन में सीमित छूट का प्रवर्तन पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में अनुपालित होगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रतिबंध मुख्य रूप से व्यक्तियों के अनावश्यक आवागमन पर रहेगा, जो कि अंतर जिला या अंतर राज्य नहीं जा सकेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज में लागू रहेगी और नियम यह रहेगा कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य हो। सार्वजनिक स्थल पर या कार्यस्थल पर मास्क जरूर पहने। जो मास्क नहीं जुटा सकते वैसे व्यक्ति को गमछा को मास्क की तरह अवश्य प्रयोग करें। मास्क के बिना या सोशल डिस्टेंसिंग के बिना यदि कार्य होता है तो सबूत मिलने पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई होगी। निजी दुपहिया वाहन में एक ही व्यक्ति जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में 2 लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कड़ाई के साथ लागू करेंगे। 4 पहिया वाहन में आपातकालीन स्वास्थ्य परिस्थिति को छोड़कर यदि 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो निश्चित कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन में सीमित छूट को लागू करने के लिए प्रत्येक थाना में उड़न दस्ता का गठन किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी थाना में इन नियमों को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में संयुक्त उड़न दस्ता बनाया गया है। यह 2 पाली में काम करेंगे। प्रत्येक थाना में 2 टीम रहेगी जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में एक वरीय पदाधिकारी काम करेंगे और ASI रैंक के पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। फोर्स भी साथ में रहेगी। कंट्रोल रूम से थानावार उड़न दस्ता दलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं भी कोई उल्लंघन चाहे सोशल मीडिया या पत्रकार बंधुओं के द्वारा पता चलता है या किसी अन्य जरिए से जानकारी मिलती है, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए उड़न दस्ता दल सक्रिय रहेगा। यह व्यवस्था 3 मई तक के लिए है। उपायुक्त ने कहा कि सभी जिला वासियों, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क या गमछा का प्रयोग अवश्य करें। सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों का अनुसरण अनुपालन करें। अभी तक जिले में कोविड-19 का कोई आउटब्रेक नहीं हुआ है। आप सभी के सहयोग और संयुक्त प्रयास से ही ऐसा संभव हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति में सशर्त मिली छूट का यह समय हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरे जिले में भी छूट लागू हुई है। ऐसे में हो सकता है कुछ लोग अवैध तरीके से जिले में घुसने की कोशिश करें। ऐसी सूचना यदि किसी के जरिए से मिलती है तो कंट्रोल रूम डायल 100 या 1950 में जानकारी दे। ऐसे लोगों को ससमय क्वारंटाइन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कभी भी आउटब्रेक होता है तो उस परिस्थिति में कुछ क्षेत्र में या पूरे जिले में भी लॉकडाउन में शिथिलता को रद्द कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का अंतर जिला अंतर राज्य ट्रैवल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा 3 मई तक। इसी तरह धार्मिक कार्यक्रम चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कहीं भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पे पूरा प्रतिबंध भी रहेगा। कहीं भी 4 से ज्यादा संख्या में कोई भी व्यक्ति जुट नहीं सकते हैं। ये चाहे कोई रिलीजियस परिसर में हो या कोई प्राइवेट घर में भी हो, कोई भी धार्मिक संबंधित विषयों पे बंदी रहेगा। शैक्षणिक संबंधित जितने भी संस्थान हैं या एक्टिविटी हैं उसमें प्रतिबंध रहेगा। चाहे कोचिंग सेंटर हो, कॉलेज, स्कूल, सभी पे प्रतिबंध रहेगा लॉकडाउन। इसी तरह मनोरंजन संबंधित, इस जिला में तो कोई फिल्म थिएटर तो है नहीं, बट इस तरह का कोई मनोरंजन संबंधित कोई नाटक भी कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे ज़्यादा लोग जुड़ने की संभावना है, वो सभी पे प्रतिबंध रहेगा। और नॉन एसेंशियल गुड्स, यानी इस गाइडलाइन में थोड़ा एसेंशियल गुड्स की संख्या को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। वो कैसा अलाउड है मैं बताऊंगा आपको आने वाले। जैसे गुड्स जो इसमें अलाउड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बुक शॉप या कोई ज्वेलरी, सोने का दुकान है तो एसेंशियल तो मैं नहीं मानता हूँ अभी की स्थिति में। किताब का दुकान, जब शैक्षणिक संस्थान ही बंद है तो किताब की दुकान खोलने का कोई पॉइंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, कोई मोबाइल फोन खरीदने का या कोई टीवी खरीदने का अभी समय नहीं है, तो वैसे जगह पे उदाहरण के तौर पे मैं 2 दिन आपको बताऊं। इस तरह का जो भी इस गाइडलाइन के अनुसार जो भी अलाउड है उनको छोड़कर जितने के बारे में इसमें उल्लेख नहीं है वो सभी प्रतिबंधित माने जा सकते हैं। 1 के समय जो खुला है वो सब बंद हो जाएगा और नया लिस्ट अभी आएगा, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन 1 के दौरान जो है उसके अतिरिक्त ये सब एडिशनल रिलैक्सेशन के रूप में आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, यानी रोड, जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे रोड हो, कोई चेक डैम हो या कोई बिल्डिंग हो, इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर ग्रामीण इलाका में रहता है तो पूर्णतः अलाउड है, वो कार्य शुरू हो सकते हैं।
अगर शहरी क्षेत्र में है तो वहाँ कंडीशन है कि लेबर वहीं के रहने वाले होना चाहिए। यानी चक्रधरपुर में मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, कोई रोड कर रहा है, रोड बना रहा है, तो वैसे ठेकेदार इंश्योर करेंगे कि लेबर वहीं परिसर में रहेंगे। कहीं सोनुआ से ले आ रहे हैं, कहीं चाईबासा से ले जा रहे हैं, तो वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो वैसे कार्य प्रतिबंधित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई रेलवे ओवरब्रिज का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि लेबर यहीं कोई शेल्टर में रह रहे हैं आसपास में, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में वो रह रहा है, तो पैदल आ सकते हैं। तो वैसे जगह पे हम लोग वर्क अलाउ करते हैं। रूरल एरिया में कोई प्रतिबंध नहीं है, बट अर्बन एरिया में ये प्रतिबंध रहेगा, लेबर मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा। इसी तरह अगर ग्रामीण एरिया में ही कहीं काम हो रहा है, दूसरे ब्लॉक से लोगों को ले जा रहे हैं, वैसे जगह पे स्ट्रिक्टली हम लोग नॉर्म्स फॉलो करने के लिए गाइडेंस देंगे। जो वाहन इस्तेमाल करेंगे, कोई भी अगर लेबर को ले जा रहे हैं, तो वाहन के कैपेसिटी के 40% से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कोई बस में अगर ले जा रहा है, उदाहरण के रूप में मान लीजिए जगन्नाथपुर में कोई काम है, नौमुंडी से अगर लेबर को ले आ रहे हैं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो 50 सीटर गाड़ी अगर आप यूज करें तो 20 से ज्यादा व्यक्ति उस गाड़ी में बैठ नहीं सकते, और व्यक्तियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। और हर एक चीज का कंडीशन रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी परिस्थिति में 1 मीटर से कम दूरी पे कोई 2 व्यक्ति नहीं खड़े होंगे काम करने वक्त, और मास्क के बिना किसी भी परिस्थिति में पब्लिक प्लेस हो या वर्क प्लेस हो, वहां कोई आ नहीं सकता। गरीब व्यक्ति हो सकते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, एंकरेज भी करेंगे, गमछा पहने, अपना जो भी अपना कपड़ा रहता है उसको मास्क के रूप में आप बांधे, हैंड कर्चीफ हो, गमछा हो, जो भी। लेकिन मास्क के बिना या सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर अगर काम होता है तो दंडात्मक कार्रवाई इमीडिएटली हम लोग करेंगे, जैसा हम लोगों को सबूत मिलता है। भी पूरी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो आच्छादित है, और ये जो पूरा जो निर्देश निकाला गया है इसका अनुपालन कराना हमारी जिम्मेदारी है। इन गतिविधियों से जुड़े हुए जो कर्मी होंगे उन्हीं का आवागमन हो पाएगा जिला के अंदर। अदरवाइज पब्लिक का जो आवागमन है, जो इन कार्यों से जुड़े हुए पब्लिक नहीं है, उनका जो आवागमन है वो धारा 188 से आच्छादित है, डीएम एक्ट से आच्छादित है, और वो केवल अपनी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी, जैसे कुछ सामान की खरीदारी हुई मार्केट के लिए, या कोई अनाज की खरीदारी या एलपीजी गैस या सिलेंडर, उतने ही के लिए उनको जो पहले से चला आ रहा है उसी प्रावधानों के तहत उनको छूट रहेगी। लेकिन ये जो गतिविधियां हैं इसमें जो केवल कार्य करने वाले लोग होंगे, जो मजदूर होंगे, जो कर्मी होंगे, भारत सरकार या राज्य सरकार के संस्थानों के जो रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन फोर्स, उन्हीं को इसमें जो है एक तरह से समान रूप से छूट मिली हुई है, लगाई जा रही है। तो कुल मिला के जो है प्रशासन की एक एक चीज पे नजर है। पुलिस एवं प्रशासन चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम और अभी 3 तारीख तक जिन अतिरिक्त गतिविधियों को छूट दी जा रही है, ये उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि किसी भी हालत में वो रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 के जो मानक है उसमें थोड़ा सा भी अगर चूकेंगे तो वो प्राथमिकी दर्ज होने से नहीं बचेगा। लेबर को हाँ, लेबर इस संदर्भ में ये होगा कि लेबर के ऊपर नहीं, जो एम्प्लॉयर होगा, जिसके ऊपर कार्यालय प्रधान, चाहे वो अगर कार्यालय होगा तो कार्यालय प्रधान की जिम्मेदारी होगी। अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क कोई चला रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क का जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ताकि हम लोग एक मैसेज भी देना चाहते हैं। और जो अभी तक ये जिला संक्रमण से बचा हुआ है, इस संक्रमण को हम लोग जो है ये करना चाहते हैं। एशिया प्रसिद्ध सारंडा के वनों में लगी आग से जंगलों को काफी नुकसान हो रहा है। इस कारण इस घने जंगल के इलाके में पारिस्थितिक असंतुलन भी बनता जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड के जंगलों में महुआ की बहुतायत है और यहाँ महुआ चुनने वालों के द्वारा जंगलों में आग लगा दी जाती है ताकि महुआ चुनने में सहूलियत हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत ही खतरनाक होता है। इससे न सिर्फ जंगली वनस्पतियों को नुकसान होता है, बल्कि जंगली जानवरों को नुकसान होने के साथ साथ एक पारिस्थितिक असंतुलन भी बन जाता है।
यह ग्राउंड फायर महुआ चुनने के क्रम में लगती है। यहाँ पे आग की समस्या काफी पुरानी रही है, क्योंकि यह एक वन बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पे ग्रामवासी महुआ, NTFP आदि पर आधारित हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि गांव वाले के सहयोग से आग पर कंट्रोल पाया जा सके, कम से कम आग लगे। इस कारण से तैयारी जनवरी माह से शुरू कर दी गई थी। जनवरी से नुक्कड़ नाटक, डिस्कशन, वर्कशॉप इत्यादि आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार लाउड स्पीकर में प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, कृपया महुआ चुनने के क्रम में आग न लगाई जाए। जंगलों पर आश्रित रहने वाले लोग केवल महुआ चुनकर ही गुजारा नहीं करते, बल्कि औषधीय पौधे, पत्ते, दातुन और जलावन की लकड़ियां जैसी चीजों से वन ग्रामों में रहने वालों की एक आजीविका चलती है। ऐसे में जब महुआ चुनने वाले लोग जंगलों में आग लगाते हैं तो बाकी सभी लोगों की आजीविका पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। जंगल में हम लोग को आग जला देने से हम लोग को बहुत तकलीफ मिलता है। दातून का भी, पत्ता का भी, और गाय बैल बकरी सब भी पालने के लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सारंडा जैसे घने जंगलों पर लकड़ी तस्करों से लेकर वन उपज की तस्करी करने वाले लोगों की भी टेढ़ी नजर बनी रहती है। इसलिए वन विभाग के लिए आग पर काबू पाना भी एक अतिरिक्त चुनौती होती है। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते देशव्यापी लॉकडाउन का असर जंगल में रहने वाले लोगों के जनजीवन पर भी पड़ा है और वनों पर आश्रित लोगों के लिए भोजन और उनकी जरूरत की चीजों को मुहैया कराने की जिम्मेवारी भी वन विभाग ने उठाई है। ऐसे में जंगलों में लगी आग पर काबू पाना उसके लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन गई है। सारंडा के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार बताते हैं कि आग लगाने की समस्या यहाँ काफी पुरानी है, इसलिए वन विभाग ने इसकी तैयारी भी पहले से ही शुरू कर दी थी। क्योंकि आग लगना एक यहाँ पर इतनी घटनाएं ज्यादा होती हैं कि हमें हर रेंज में क्यूआरटी रखना पड़ता है। ये क्विक रिस्पांस टीम अभी सभी 4 रेंज में है, जहाँ पे कुल संख्या 8 है। जहाँ कहीं भी आग लगती है 15 मिनट के अंदर ये क्यूआरटी गंतव्य की ओर चली जाती हैं। वहाँ पर सक्सेसफुली आग बुझाने के बाद हमें आके रिपोर्ट करती हैं कितना आग लगा, कितनी एरिया में क्या नुकसान हुआ। ये एक हम लोग डिस्कशन करते हैं। चूंकि यह एक टफ टाइम है, गर्मी का मौसम है, बारिश भी नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आग की संख्या जो भी हुई है, जितनी भी हुई है, उनको कम से कम एरिया में कंटेन कर लिया जाए। अभी तक जो भी आग लगी है सबको सक्सेसफुली शॉर्ट एरिया में, कम से कम एरिया में कंटेन कर लिया गया है। कोई भी बड़ी आग की घटना अभी तक नहीं हुई है। हालांकि वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम की वजह से अब तक आग को फैलने नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों को भी इस बात के प्रति जागरूक और सचेत होना होगा कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इन घने जंगलों को आग में न झोंका जाए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वयंसेवी संस्था रेहत फाउंडेशन की ओर से सदर अस्पताल चाईबासा में संपर्क रहित वॉश बेसिन लगाया गया। इस वॉश बेसिन के लग जाने से अस्पताल में इलाज के लिए आने जाने वाले रोगियों को इस महामारी से बचाया जा सकेगा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक सिंह अरी के द्वारा अस्पताल में संपर्क रहित वॉश मशीन दिए जाने पर सराहना की है। उन्होंने कहा कि दीपक के द्वारा लॉकडाउन के दौरान शहर में कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। दीपक के द्वारा शहर के आसपास में रहने वाले गरीब मजदूर और टाटा चाईबासा मार्ग में फंसे ट्रक चालकों को मुफ्त भोजन कराया है। रेहत फाउंडेशन चाईबासा के द्वारा कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर की एक इक्विपमेंट हम लोगों को दिया गया है डोनेशन के रूप में। दीपक सिंह जी उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले भी कई सारे गरीब टोले और गाँवों में राशन बांटने के समय में काफ़ी ये सहयोग दिए। फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी राशन भी उपलब्ध करा दिए, जिसको हमने CRPF पदाधिकारी के माध्यम से गांव में बंटवाए हैं गरीब लोगों के बीच में। तो इस तरह का भी काफ़ी इनोवेटिव एक सिंपल टेक्नोलॉजी के साथ दिए हैं हम लोगों को। उनसे अनुरोध किए कि इसी तरह का और भी जहाँ आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे समाहरणालय हुआ, SP ऑफिस जहाँ सब कार्यालय रहता है, वैसे जगह पे भी इनको डोनेट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया तो मान लिए। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि सभी जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना का लाभ मिलेगा। योजना की जानकारी लेने के लिए विधायक ने हाटगमरिया प्रखंड के सिंधगौरी गांव में प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की।
विधायक ने प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि लॉकडाउन में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें भी सरकारी योजना का लाभ मिल सके। विधायक ने मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत प्रवासी मजदूर, दिव्यांग, विधवा, असहाय लोगों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।